आज की क्लास में अपन कैपेसिटेंस टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैपेसिटेंस होता क्या है इसका मीनिंग समझते हैं। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपेसिटेंस होता क्या है बेसिकली, इट इज बेसिकली प्रॉपर्टी टू स्टोर द चार्ज। इट इज द प्रॉपर्टी टू स्टोर द चार्ज। चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, वो होती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस वर्ड जो है वो कैपेसिटी से बना है। तो कोई भी मेटल जो है वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, कोई भी मटेरियल कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, इस कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बोतल है पानी की। ये पानी की बोतल जो है, ये बोतल की जो कैपेसिटी है 200 ml की है। तो ये 200 ml इसकी कैपेसिटी है। 200 ml वाटर को स्टोर कर सकती है। अगर मान लीजिए इसकी जगह पर एक बकेट होती है, एक बाल्टी होती है, एक बकेट होती है, तो बकेट की कैपेसिटी है वो 10 लीटर होती है, तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो कोई भी मटेरियल कितना चार्ज को स्टोर करता है उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम कि अगर हम एक स्फीयर लें स्मॉल आर रेडियस का और एक दूसरा स्फीयर लें कैपिटल आर रेडियस का। इस स्फीयर की जो रेडियस है वो लार्जर है और इन दोनों को सेम वोल्टेज पे रखें। इसका वोल्टेज भी 1 वोल्ट रखें, इसका वोल्टेज भी 1 वोल्ट रखें। इन दैट केस जो है आप देखोगे कि ये कम चार्ज को स्टोर करेगा। ये वाला जो स्फीयर है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा चार्ज को स्टोर करेगा। इट मीन्स दैट कि जितना इस स्फीयर का एरिया बड़ा होगा, साइज बड़ी होगी, वो ज़्यादा चार्ज को स्टोर करेगा। तो ये कैपेसिटेंस का बेसिक मीनिंग होता है। अब हम एक जनरल एग्जांपल समझते हैं, उससे हम कैपेसिटेंस को कैसे मेजर करते हैं इसको हम समझेंगे। तो मान लीजिए हम एक बॉडी लेते हैं। इस बॉडी का इनिशियल वोल्टेज 0 है, तो ये बॉडी बिल्कुल भी चार्ज स्टोर नहीं करेगी। अब हम इसको V वोल्ट पे रखते हैं, तो V वोल्ट पे रखने पर इसने Q चार्ज को स्टोर किया। अब हम जैसे 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 इस बॉडी पर वोल्टेज बढ़ाएंगे यानी वर्क डन फॉर पुटिंग द चार्ज, इस पे चार्ज पुट करने का वर्क ज़्यादा करेंगे तो इट विल स्टोर मोर चार्ज, ये ज़्यादा चार्ज को स्टोर करेगी। So that we can say that charge stored by the body is directly proportional to the applied voltage. जितना ज़्यादा वर्क डन करोगे फॉर यूनिट चार्ज टू स्टोर द चार्ज, उतना ज़्यादा वो चार्ज को स्टोर करेगा। तो हमारे पास में एक रिलेशन आ गया, स्टोर्ड चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। तो हम जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है Q इक्वल्स टू CV। ये आपका कैपेसिटेंस का फर्स्ट फॉर्मूला है। ये कैपेसिटेंस है, C यहाँ पे कैपेसिटेंस है, C की वैल्यू जो होगी वो Q/V होगी। ये आपको याद रखना है। अब कैपेसिटेंस के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ, उनको समझना है। Q स्केलर है और V भी स्केलर है। तो Q और V दोनों स्केलर है, तो कैपेसिटेंस जो है वो खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। ये आपको याद रखना है। कैपेसिटेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। C की वैल्यू कभी भी नॉट इक्वल्स टू नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती है। कोई भी बॉडी ज्यादा चार्ज स्टोर करेगी तो प्लस में उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, कम चार्ज स्टोर करेगी तो कैपेसिटी उसकी कम होगी। ठीक है। उसके बाद में चार्ज की यूनिट जो होती है वो होती है कूलम और वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट। तो कैपेसिटेंस की यूनिट बन जाती है कूलम पर वोल्ट, दैट इज इक्वल्स टू फैरेड। फैराडे नहीं है, फैरेड है। तो कैपेसिटेंस की यूनिट जो है वो फैरेड है। और 1 फैरेड को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। इफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ बॉडी एंड चार्ज स्टोर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू 1 कूलम, देन कैपेसिटेंस ऑफ दैट बॉडी इज इक्वल टू द 1 फैरेड। ये आपको याद रखना है। फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए हम नॉर्मली स्मॉल यूनिट ले लेते हैं 1 मिली फैरेड। मिली फैरेड मीन्स 10 to the power -3 फैरेड, या माइक्रो फैरेड भी कई बार यूज कर लेते हैं 10 raised to power -6 फैरेड। नैनो फैरेड अगर यूज करें हम, नैनो फैरेड का मतलब हो जाता है 10 raised to power -9 फैरेड।
एक बार आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ सारे कंसेप्ट को, वापस ध्यान से समझ लीजिए, ताकि कोई एक बार पहली बार समझने में कुछ मिस्टेक रह गई हो तो वो क्लियर हो जाएगी। हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? इट इज प्रॉपर्टी टू स्टोर द चार्ज या कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। कोई भी बॉडी की कितनी कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, वही उसका कैपेसिटेंस होता है। जो ज़्यादा चार्ज को स्टोर करेगा उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, जो कम चार्ज को स्टोर करेगा उसका कैपेसिटेंस जो होगा वो कम होगा। कैपेसिटेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बॉडी लेते हैं, इस बॉडी का वोल्टेज V है और इस पर चार्ज Q है। जैसे जैसे हम इस बॉडी पर अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाएंगे, इस पर स्टोर्ड चार्ज जो है वो बढ़ता जाएगा, मतलब Q इज प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो Q इज इक्वल टू CB बन जाएगा, C इज इक्वल टू बन जाएगा Q अपॉन V। तो C आपका कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट करेगा, Q चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा और V जो होगा वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसकी यूनिट कूलम पर वोल्ट या फैरेड होती है, ठीक है। और फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड और नैनो फैरेड भी इसकी यूनिट होती है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय 1 फैरेड, तो 1 फैरेड का मतलब क्या होता है कि इफ वी अप्लाई 1 वोल्ट चार्ज ओवर अ बॉडी एंड चार्ज स्टोर्ड बाय द बॉडी इज 1 कूलम। अगर बॉडी पर 1 वोल्ट अप्लाई करने पर बॉडी 1 कूलम चार्ज को स्टोर कर लेती है, इट मीन्स दैट उस बॉडी का जो कैपेसिटेंस होगा, वो कैपेसिटेंस जो होगा आपका वो 1 फैरेड के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपको याद करना है पूरा कुछ कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक कैपेसिटेंस की थ्योरी समझा दी। अब मैं आपको इसका Q और V का एक ग्राफ बता देता हूँ, और उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप याद रखना, Q और V के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर हम Q और V के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इट मीन्स दैट इसका जो tan थीटा होगा इस ग्राफ का, वो tan थीटा ही आपके इसके कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे जैसे इस ग्राफ का स्लोप बढ़ेगा, यानी थीटा का एंगल बढ़ेगा, बॉडी की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो आपको याद रखना है, द स्लोप ऑफ द QV ग्राफ रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटेंस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट बेसिक टॉपिक क्लियर हो गया, मीनिंग ऑफ द कैपेसिटेंस। अब हम मीनिंग ऑफ द कैपेसिटेंस पढ़ लेने के बाद में अगला टॉपिक जो समझने वाले हैं उसको आप समझिए। वो समझ रहे हैं हम कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ये हमारा आज का अगला टॉपिक है। कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे हम, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कंडक्टर लिख देते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर का क्या मतलब होता है इसको समझ लीजिए। स्फेरिकल कंडक्टर वो कंडक्टर होता है जो कि कंडक्टर आपका स्फीयर की फॉर्म में हो और गोल हो बिल्कुल। तो अगर एक स्फेरिकल गोलाकार गोल अगर एक कंडक्टर ले लिया जाए और उसका अगर हमको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना हो तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल कंडक्टर इमेजिन करेंगे। स्फेरिकल कंडक्टर की जो रेडियस होगी वो r होगी, और इस पर जो चार्ज होगा, स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज होगा वो चार्ज Q होगा, और स्फेरिकल कंडक्टर का जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज KQ/R होगा। ये आपको याद रखना है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। स्फेरिकल कंडक्टर का वोल्टेज हो जाएगा KQ/R। और अब हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस होता है Q/V। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ वोल्टेज फ्रॉम 1, पुट वैल्यू ऑफ वोल्टेज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 in equation number 2.
इक्वेशन नंबर 1 से वोल्टेज की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए, आपके पास में कैपेसिटेंस निकल के आएगा Q अपॉन V की जगह हम रखेंगे KQ बाय R। Q से Q कट हो जाएगा तो आपके पास में C की वैल्यू आ जाएगी R बाई K। ये हमारे पास C का आंसर आ गया। C = आ गया R अपॉन K। K की वैल्यू होती है 1/4πε0, तो C की वैल्यू आ जाएगी 4πε0 R। तो कोई भी कंडक्टर होता है, उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो 4πε0 इंटू R होता है। यानी जो उसका कैपेसिटेंस है वो रेडियस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम उस कंडक्टर की रेडियस को इंक्रीज करेंगे, यानी हम इसकी साइज को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी। यानी अगर मैं इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस को रेडियस के साथ में ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करूं, तो C इज प्रोपोर्शनल टू R है, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये इस तरह से हमारा एक ग्राफ बनेगा C और R के बीच में। तो यहाँ पे हमने निकालना सीखा कि कोई भी स्फेरिकल शेप का कंडक्टर होता है जिसकी रेडियस R हो, तो उस यहाँ पर स्मॉल r रेडियस है। स्मॉल r रेडियस का अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर हो तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो 4πε0 R होता है, या हम उसे R बाई K से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी सीधी सी बात हमें समझ में आती है कि जो कैपेसिटेंस है वो उसकी रेडियस के प्रोपोर्शनल है। यानी जितनी ज़्यादा रेडियस होगी, यानी वो जितना ज़्यादा उसकी साइज बढ़ेगी, उतना ज़्यादा उसका एरिया बढ़ेगा, उतना ज़्यादा वो चार्ज को इजीली स्टोर कर पाएगा। ये बात हमें समझनी है। अब हम इसके बाद में निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। ये देखिए, इससे हमें एक नया फंडामेंटल थिंग बात समझ में आएगी, उसको हम समझते हैं और देखते हैं कि ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे हमें क्या कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। तो हम यहाँ निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। अर्थ का कैपेसिटेंस हम निकालना सीखेंगे। तो अर्थ जो है, अर्थ की जो शेप है उसको हम नियरली स्फेरिकल मानते हुए ही हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो हम अर्थ की सरफेस जो है, अर्थ की जो शेप है उसको स्फेरिकल मानते हुए इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। और अर्थ हमारी कंडक्टर है, तो ये एक कंडक्टिंग स्फीयर ही हो गया। तो अगर हम अर्थ का कैपेसिटेंस निकालें तो अर्थ का कैपेसिटेंस जो होगा वो 4πε0 इंटू R हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि अर्थ की जो रेडियस है वो है हमारी 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी हमारी वैल्यू आ जाएगी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये 00 यहाँ हो गए 5 और एक पॉइंट के साथ में मैंने यहाँ लगा दिया 6.4 इंटू 10⁻6। और अगर हम C की वैल्यू निकालें तो 4πε0 की वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁻9 और R की वैल्यू हो गई हमारे 6.4 इंटू 10⁻6। देखो 4πε0 की वैल्यू कैसे निकाली, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है 1/4πε0 होता है 9 इंटू 10⁻9। तो अगर हम इसको दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ इन्वर्ट कर दें तो 4πε0 तो आ जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे 1/9 इंटू 10⁻9। तो यहाँ से मैंने आपको ये जो 4πε0 था इसकी जगह तो मैंने रख दिया 9 इंटू 10⁻9 और रेडियस की जगह मैंने रख दिया 6.4 इंटू 10⁻6। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 66.4/9, ये 10⁻6 ऊपर है और यहाँ पे 10⁻9 में ऊपर लाऊंगा तो जो +9 है वो ऊपर न्यूमरेटर में आके -9 हो जाएगा। इस पॉइंट को यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को 2 से कट कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 32 और ये हो जाएगा 45। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा।
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10⁻⁻3। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 8 4 32, और यहाँ पे मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 11.1, तो यहाँ पे बन जाएगा 11.2 इंटू 10⁻⁻3। तो यानी ये आप वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू जो है आपकी पॉइंट्स में आएगी, बहुत कम वैल्यू आएगी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 711 माइक्रोफैरड, यानी बहुत कम इसकी वैल्यू आती है। यानी हमारी अर्थ की जो सरफेस है वो बहुत बड़ी है, अर्थ की जो सरफेस है वो बहुत बड़ी है, फिर भी इसकी कैपेसिटेंस बहुत कम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक आइसोलेटेड कंडक्टर होता है, आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब है कि एक अकेला कंडक्टर होता है, एक अकेला गोला होता है, उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो कभी भी अगर हमें चार्ज को स्टोर करना हो तो हमें आइसोलेटेड कंडक्टर का यूज नहीं करना चाहिए। ये बात आप याद रखना। अगर हमें किसी जगह पे चार्ज को स्टोर करना हो तो हमें एक आइसोलेटेड कंडक्टर का यूज नहीं करना चाहिए, उसकी जगह पे हमें एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि 2 कंडक्टर्स से मिलकर बना हुआ होता है, और इसमें 2 कंडक्टर होते हैं, तो उसमें दोनों कंडक्टर मिलकर ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करते हैं। तो सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर कभी भी चार्ज को स्टोर करने की एक अच्छी चॉइस नहीं है। अगर हम हाई अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं एट द लो वोल्टेज लगा के ज्यादा चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं, ज्यादा एफिशिएंसी चाहता है, तो हमें जो है आइसोलेटेड कंडक्टर की जगह कैपेसिटर को यूज करना चाहिए। तो अब हम कैपेसिटर का प्रिंसिपल जो है उसको पढ़ेंगे। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए, आज की क्लास में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर होता क्या है मैंने अभी आपको बताया। कैपेसिटर 2 कंडक्टर्स का पेयर होता है, 2 कंडक्टर्स का पेयर होता है। वो कंडक्टर किसी भी शेप में हो सकते हैं। अगर वो दोनों कंडक्टर सिलेंडर की शेप में हो तो हम उसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहते हैं। अगर वो दोनों कंडक्टर स्फीयर की शेप में हो तो हम उसे स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं। अगर वो दोनों कंडक्टर हमारे प्लेट्स की फॉर्म में हो, पैरेलल प्लेट की फॉर्म में हो, तो हम उसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कंडक्टर बनाए हैं और 2 कंडक्टर बना के मैं आपको इसका प्रिंसिपल समझाऊंगा। तो ये हमारा आज का अगला टॉपिक है, वो है प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। ये हमारा अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे एग्जाम में इसको एक्सप्रेस करना है। पहले आप क्या करोगे, एक प्लेट बना दोगे। ये प्लेट जो होगी ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट होनी चाहिए, और आप लिखोगे सिंस ये प्लेट ए, इसको लेबल कर दीजिए। ये प्लेट जो है पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, इसलिए इसका वोल्टेज जो है वो बहुत हाई है। ये आपको लाइन देखनी है, वोल्टेज इसलिए हाई है। वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। यूनिट चार्ज को हम वर्क लाएंगे तो ये सब चार्ज मिलके उसको रिपेल करेंगे, तो इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा है। बस आपको इतना लिखना है, इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट के पॉजिटिव प्लेट ए के बिल्कुल पास में हम एक न्यूट्रल कंडक्टर की प्लेट लाएंगे। हम एक न्यूट्रल कंडक्टर की प्लेट लाते हैं। तो ये कंडक्टर की प्लेट लाते ही यहाँ पे पोलराइजेशन होगा। इस पोर्शन में माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पोर्शन में प्लस चार्ज आ जाएगा। इस प्लेट के पीछे वाले हिस्से में प्लस आ जाएगा और आगे वाले हिस्से में प्लस के सामने माइनस आ जाएगा, और पीछे वाला हिस्सा जो है वो आपका प्लस हो जाएगा। अब हमें अगले डायग्राम में क्या शो करना है, हमें अगले डायग्राम में ये शो करना है कि जो प्लेट बी का प्लस वाला पोर्शन है उसको हम अर्थिंग कर देंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर में अर्थिंग का कंसेप्ट पढ़ा था, तो उसकी हम अर्थिंग कर देंगे। तो अर्थिंग करने की वजह से जो इसका प्लस वाला जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा अर्थ हो जाएगा, वो अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो आप देखोगे कि प्लस वाला पोर्शन पूरा पूरा अर्थ में चला गया। अब केवल नेगेटिव चार्ज रहा है। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा,
नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज का वोल्टेज जो है उसको डिक्रीज कर देगा। अब आपको ये लिखना है कि नेगेटिव चार्ज विल रिड्यूस द वोल्टेज ऑफ द प्लेट ए। प्लेट बी जो है वो प्लेट ए के वोल्टेज को डिक्रीज कर देगी। और अभी हमने पढ़ा था कि सी होता है क्यू बाई बी। तो अगर हम वोल्टेज को डिक्रीज कर देते हैं तो हम उस सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। तो हमने क्या किया, ए प्लेट के वोल्टेज को कम कर दिया। तो ए प्लेट के वोल्टेज को कम करने की वजह से जो ए और बी प्लेट का जो कॉम्बिनेशन है इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। इसका मतलब ये और ज्यादा चार्ज को भी स्टोर कर सकता है। अकेला कंडक्टर और ज्यादा चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता था, लेकिन प्लस के पास में माइनस आने की वजह से उसकी कैपेसिटी बढ़ गई और वो और ज्यादा चार्ज का स्टोरेज कर लेगा। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर।